Bismillahirrahmanirrahim. I'm your course instructor Hina Sharif. Course is Pharmacognosy 1B Basic. Its course code is PharM 416. This is a course which is included in the second professional PharmD second semester. We have started chapter number 2 in which we have discussed about biologics के biologics का introduction क्या है, biologics क्या होते हैं, और इसमें हमने एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस की, जिसमें डिफरेंट एंटीबॉडीज़ भी थे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी थे और उनकी डिफरेंट टाइप्स भी थी। अब हम बायोलॉजिक्स की मैकेनिज़्म को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम जो बायोलॉजिक्स की एग्जांपल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन सी फॉर्मुलेशन इंक्लूडेड होती हैं। बायोलॉजिक्स में जो मोस्ट वाइडली यूज्ड एग्जांपल है वो वैक्सीन है, जो कि यूज़ की जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट dynamic discovery through which different infectious diseases would be controlled। और ये इसके थ्रू डिफरेंट इन्फेक्शंस जो थे और डिफरेंट डिजीज़ थे, जिसमें पेंडेमिक भी डिजीज़ थी, एपिडेमिक भी डिजीज़ थी, उनको कंट्रोल किया जाना पॉसिबल हुआ। आज हम वैक्सीन्स को डिस्कस करेंगे। वैक्सीन्स क्या होती हैं, इसकी क्या टाइप्स हैं और बेसिकली इसकी फॉर्मुलेशन क्या होती है, और देन हम वायरल वैक्सीन्स को भी डिस्कस करेंगे कि वायरल वैक्सीन्स क्या होती हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन में कंटेन लिविंग अटेनुएटेड, अटेनुएटेड कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म को जिसकी टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज कर दिया गया हो या कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया हो, और किल्ड वायरसेस, बैक्टीरिया और किल्ड रिकेट्सिया विच आर यूज्ड एज इनोकुलेशंस टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। सो वैक्सीन जो है एक ऐसी फॉर्मुलेशन है जिसमें लिविंग लेकिन अटेनुएटेड यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में, और किल्ड वायरस और बैक्टीरिया या फिर किल फॉर्म में वायरस या बैक्टीरिया को यूज़ किया जाए या फिर किल्ड रिकेट्सिया को यूज़ किया जाए, और इनको यूज़ किया जा सके एज अ इनोकुलेशन टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो बॉडी के अंदर जब वैक्सीन्स को एंटर किया जाएगा जिसके अंदर या तो अटेनुएटेड या फिर किल्ड वायरसेस और बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, तो बेसिकली ये क्या एक्ट करेंगी, इट एक्ट एज अ एंटीजन। एंटीजन के तौर पे ये एक्ट करेंगी, और एंटीजन क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को प्रोवोक करते हैं या फिर स्टिमुलेट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ वैक्सीन्स। Any formulation which contain living, attenuated or killed viruses or bacteria or killed rickettsia which are used as inoculation to stimulate the production of antibodies. So this was the definition. Now example हमने बात की definition में डेड बैक्टीरिया की, डेड वायरस की और लिविंग वायरस की, जो कि अटेनुएटेड फॉर्म में होते हैं यानी इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो हम उसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो डेड बैक्टीरिया की एग्जांपल है ये टाइफाइड वैक्सीन है। इसमें सल्मोनेला टाइफी को डेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और ये डेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है ये यूज़ होता है एज अ एंटीजन। बॉडी के अंदर ये क्या करता है, एंटीजन के तौर पर एक्ट करता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करता है, जिसकी वजह से अगर पेशेंट जो है उसका एक्सपोजर जो है टाइफाइड से हो जाए तो वो उससे फाइट बैक कर सके और इजीली रिकवर हो सके। देन डेड वायरस की एग्जांपल है पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन है। इसके अलावा लाइव अटेन्यूएटेड वायरस की एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यानी लिविंग फॉर्म में वायरस है लेकिन कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में। तो इसकी एग्जांपल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म के अलावा इसके जो डिफरेंट टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया डिफरेंट टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, उसके टॉक्सोइड्स को भी यूज़ किया जा सकता है एज अ वैक्सीन। टॉक्सोइड्स मैंने बताया था, दीज आर द अल्टर्ड फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। इनको केमिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है और इन टॉक्सिन्स की टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर दिया जाता है। सो टॉक्सोइड जो कि रिलीज़ होते हैं टॉक्सिन्स डिफरेंट बैक्टीरिया से, उनको अल्टर किया जाता है, उनको एज अ वैक्सीन यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल है टेटनस एंड डिप्थेरिया वैक्सीन। टेटनस में जो बेसिकली इंजेक्शन लगता है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होंगी, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होंगे बल्कि उसके टॉक्सोइड्स प्रेजेंट होंगे, टॉक्सिन्स भी नहीं, टॉक्सोइड्स जो कि चेंज फॉर्म में होंगे। ठीक है, जिसकी सिर्फ टॉक्सिसिटी नहीं होगी और बस इस पर्पज़ के लिए बॉडी के अंदर इनोकुलेट किए जाए ताकि वो एज एंटीजन एक्ट करें और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकें। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेड बैक्टीरिया और लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरिया एंड वायरसेस।
नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स नॉर्मली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए नहीं यूज़ की जाती। इनका पर्पस क्या है? प्रोफाइलेक्टिक एक्शन है इनका, या प्रिवेंटिव एक्शन है, यानी बिफोर इन्फेक्शन बॉडी को प्रिपेयर करना ताकि वो एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर सके, ठीक है, टू कॉम्बेट द डिफरेंट इन्फेक्शन। तो ये प्रिवेंशन पर्पस के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। but there is always an exception, like in cases of rabies vaccine। रेबीज़ वैक्सीन उस पर लगाई जाती है जब डॉग बाइट हो जाए या किसी एनिमल जो कि रेबीज से इन्फेक्टेड हो वायरस से, वो ह्यूमन को बाइट कर ले। तो यहाँ पर हमारे पास प्री वैक्सीनेशन की सच नीड नहीं होती है देर, बिकॉज देर माइट बी अ चांसेस कि कोई एनिमल अटैक करे, ये बहुत रेयर केसेस में होते हैं। और दूसरी बात, इनका इंक्यूबेशन जो वायरस है रेबीज वायरस, इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी काफ़ी कम होता है। दैट्स वाई इनको बिफोर एक्सपोजर नहीं दिया जाता, यानी प्रिवेंशन के लिए नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि पोस्ट एक्सपोजर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। सो रेबीज के वैक्सीन एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है जो कि पोस्ट एक्सपोजर एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन लिविंग की या किल्ड वैक्सीन्स की। किल्ड फॉर्म में भी डिफरेंट बैक्टीरिया और वायरस को यूज़ किया जाता है, बट ये वैक्सीन जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल टाइफॉइड, कॉलेरा और प्लेग की जो वैक्सीन्स प्रोवाइड की जाती हैं, तो बेसिकली ये जो होती है एक टाइम के लिए लिमिटेड टाइम के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन अगेन अगर टाइफॉइड, कॉलेरा या प्लेग का आउटब्रेक हो जाए, ये इन्फेक्शन अगेन स्प्रेड हो जाए अमंग द पॉपुलेशन, तो इसकी जो वैक्सीनेशन है इसकी फर्दर नीड होगी, यानी दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा इस वैक्सीन को। यू कैन नॉट रिलाई ऑन अ सिंगल वैक्सीन थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा, लिविंग वैक्सीन जो है इनको प्रिपेयर किया जाता है जिसमें लिविंग फॉर्म में लेकिन अटेनुएटेड फॉर्म में यानी इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट होते हैं। This is a superior treatment and as compared to the non-living or killed vaccine, because it provide the long lasting immunization। ठीक है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं। इनकी एग्जांपल है मम्स, रबेला एंड मीजल्स वैक्सीन्स। इसको MMR भी कहा जाता है। तो बेसिकली इस फॉर्मुलेशन के अंदर जो है वो लिविंग वैक्सीन प्रेजेंट होती है। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को कुछ कंडीशन से हमें कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। दो कंडीशंस कॉमन है। व्हेन इम्यून सिस्टम इज डिप्रेस्ड, अगर इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो, चाहे वो किसी डिजीज़ की वजह से हो, जैसे एड्स है, ऑटो इम्यून डिफिशिएंसी डिजीज़ है, उसमें इम्यून सिस्टम, या फिर अगर कोई ऐसे ट्रीटमेंट हो जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो डिप्रेस्ड हो, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट और रेडिएशन थेरेपी है। तो बेसिकली एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं? एंटी कैंसर ट्रीटमेंट होती है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स को कहाँ यूज़ किया जाता है? ट्रांसप्लांट के केसेस में, ताकि बॉडी ऑर्गन को एक्सेप्ट कर सके, तो उसमें इम्यून रिस्पॉन्सेज को डिप्रेस कर दिया जाता है। सिमिलरली रेडिएशन थेरेपी में भी इम्यून सिस्टम डिप्रेस फॉर्म में मौजूद होता है। तो अगर इनमें से कोई ट्रीटमेंट हो तो पेशेंट को वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट की जाती है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो डिपेंड करती है इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर। इम्यून सिस्टम इटसेल्फ अगर डिप्रेस्ड है तो वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकती। दैट्स वाई वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्हेन इम्यून सिस्टम इज डिप्रेस्ड। सिमिलरली द सेकेंड कंडीशन इज दैट डेफिशिएंसी ऑफ ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स आपको पता है, ग्लोबुलिन्स वो प्रोटीन होती हैं जो एंटीबॉडीज को फॉर्म करती हैं। लेकिन अगर ग्लोबुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली आप जितने भी एंटीजेंस प्रोड्यूस करेंगे तो एंटीबॉडीज उस क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होंगी। इन दैट केस जो है इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाएगा और पहले डेफिशिएंसी ऑफ ग्लोबुलिन को रिकवर किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ग्लोबुलिन्स के इंजेक्शन लगते हैं जो कि आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में होते हैं। तो ग्लोबुलिन्स के, गामा ग्लोबुलिन्स के, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स की पहले जो है वो रिकवरी करवाई जाएगी। आफ्टर दैट जो है उसकी वैक्सीनेशन अलाउगी, अदरवाइज इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए जो वैक्सीन्स का इनोकुलेशन है बॉडी में, एक टर्म यूज़ होती है वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन्स को बॉडी में एंटर करना, इनोकुलेट करना, या फिर एक नेक्स्ट वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है विच इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, हमने एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी वो कैसे ऑब्टेन होती है? जब आप आर्टिफिशियली किसी एंटीजेंस को बॉडी के अंदर एंटर करें, लाइक वैक्सीन। सो समटाइम्स वैक्सीनेशन के लिए एक्टिव इम्यूनाइजेशन का वर्ड भी यूज़ किया जाता है।
क्योंकि ये एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, ठीक है। इससे जो एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। सो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन। there are certain side effects some of them are very common, like अगर किड्स को जो है वो कोई वैक्सीनेशन हो रही है तो फीवर की बहुत कॉमन एग्जांपल है पेशेंट के अंदर। फीवर जो है मोस्टली हो जाता है वैक्सीनेशन के केसेस के अंदर, दिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ दैट वैक्सीन। एंड मलेज की कंडीशन होती है, मलेज बेसिकली एक फीलिंग ऑफ इलनेस या डिस्कम्फर्ट को कहते हैं। जब वैक्सीनेशन होती है आफ्टर इंजेक्शन जो है ये 1 और 2 डेज के लिए एक फीलिंग होती है डिस्कम्फर्ट की या डिजीनेस की एक फीलिंग होती है। सो दिस इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन। अलॉन्ग विद दैट एक कॉमन साइड इफेक्ट और है, दैट इज सॉरनेस ऑफ इंजेक्शन साइट। जो इंजेक्शन साइट जिस एरिया में इंजेक्शन लगा हो वहाँ पेन होना या फिर उस जगह का स्टिफ हो जाना, ये एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है डिफरेंट वैक्सीनेशन का। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं स्पेसिफिक वैक्सीन के ऊपर। नॉट इन ऑल केसेस वैक्सीनेशन में ये कंडीशन नहीं प्रोड्यूस होती, लाइक आर्थ्रैल्जिया है और आर्थराइटिस है। आर्थ्रैल्जिया जो है जॉइंट पेन को कहते हैं और आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को कहते हैं। और ये रबेला वैक्सीनेशन के केसेस में ये साइड इफेक्ट जो है ये कॉमन होता है। दैट्स वाई इसके साथ इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी और डिफरेंट मेडिकेशन भी साथ में लेने चाहिए, अदरवाइज रबेला वैक्सीन जो है वो जॉइंट्स की प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट पर्ट्यूसिस वैक्सीन जो है, पर्ट्यूसिस वैक्सीन वोपिंग कफ के केसेस में दी जाती है। इसमें जो कॉमन साइड इफेक्ट है दैट इज़ कन्वल्शन, लेकिन ये हर पेशेंट को नहीं होता, डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या हाइपर सेंसिटिविटी है। तो कन्वर्जन के केसेस अपेयर मे अपेयर, ठीक है, कुछ केसेस के अंदर ये इट मे अपेयर। कन्वर्जेंस किसको कहते हैं, झटके लगने को कहते हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन भी है, ये भी मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट नहीं होगा। अगर पेशेंट कोई हाइपर सेंसिटिव है टू अ पर्टिकुलर वायरस और बैक्टीरिया तो क्या होंगे, देयर माइट बी एलर्जिक रिएक्शन। So there are some side effects which may appear after vaccination. There are some general side effects and some are dependent on a specific kind of vaccine. ठीक है, कुछ तो जनरल होंगे और कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन के बाद कुछ साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर वायरल वैक्सीन। हमने देखा कि वैक्सीन जो है जनरली दो टाइप्स की होती हैं, या तो उसके अंदर वायरस होंगे किल्ड फॉर्म में, या फिर अटेनुएटेड फॉर्म में, या फिर बैक्टीरिया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करते हैं वायरल वैक्सीन्स का। वायरल वैक्सीन की क्या डेफिनेशन होगी, वैक्सीन दैट आर डेवलप फ्रॉम वायरसेस आर वायरल वैक्सीन्स। जो कि वायरस से डेवलप हों और वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ हों वो क्या कहलाएंगी, वायरल वैक्सीन्स कहलाएंगी। वायरस को किस तरह यूज़ किया जाता है इसमें, वायरस दैट हैज़ बीन वीकेंड, उन वायरस की क्या किए जाते हैं जो पैथोजेनिसिटी होती है या उसकी टॉक्सिसिटी होती है या डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एबिलिटी होती है उसको वीक कर दिया जाता है। सो इट डज नॉट कॉज द डिजीज़, ताकि ये डिजीज़ बॉडी के अंदर अगर एंटर हो तो डिजीज़ नहीं कॉज करे बल्कि एंटीजन के तौर पर हेल्प करे, एक्ट करे और हेल्प करे बॉडीज इम्यून सिस्टम को टू रिकग्नाइज एंड फाइट इन्फेक्शंस कॉज बाय वायरस, ठीक है। और इम्यून सिस्टम को हेल्प करे ताकि वो रिकग्नाइज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और फाइट कर सके इन्फेक्शन से विच आर कॉज बाय वायरस। तो स्पेसिफिकली वायरल वैक्सीन आर यूज टू ट्रीट और टू प्रोवाइड प्रिवेंशन अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस, नॉट टू ट्रीट बट टू प्रोवाइड प्रिवेंशन। नाउ वायरल वैक्सीन्स की हमने एग्जांपल देखी कि वायरल वैक्सीन्स या तो लिविंग फॉर्म में होंगी या फिर इनएक्टिवेटेड और किल्ड वायरल वैक्सीन्स होंगी, या फिर कुछ ऐसी वैक्सीनेशन है जिसमें दोनों दी जाती हैं, यानी लिविंग वायरल वैक्सीन्स भी दी जाती हैं और किल्ड वायरल वैक्सीन्स भी दी जाती हैं इनएक्टिव फॉर्म में। लिविंग वायरल वैक्सीन्स नॉर्मली MMR वैक्सीन होती हैं। MMR वैक्सीन इज़ वेरी कॉमन इन किड्स, ठीक है। ये मम्स, मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन्स होती हैं जो इन डिजीज़ के और इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रिवेंशन प्रोवाइड करती हैं। और दूसरी येलो फीवर वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वायरल वैक्सीन की एग्जांपल है रेबीज़, ठीक है, रेबीज़ वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनएक्टिवेटेड और किल्ड वायरल वैक्सीन्स। और बोथ वैक्सीन्स यानी
आपके पास पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन की एग्जांपल है, इसमें एक इंजेक्शन से दी जाती है और एक ओरल रूट के थ्रू दी जाती है। इसमें जो बेसिकली जो इंजेक्शन से दी जाती है ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होते हैं जो कि इंजेक्शन से प्रोवाइड की जाते हैं, यानी यूएसए में और कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ में इसको इंजेक्शन के थ्रू भी दी जाता है, लेकिन इसको कॉमनली जो है माउथ के थ्रू दिया जाता है बच्चों को। तो इसमें लाइव बट वीकेंड पोलियो वायरस को यूज़ किया जाता है। जो ओरल पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं इसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं, लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वीकेंड होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ वायरस कि वो लिविंग वायरल वैक्सीन है या इनएक्टिवेटेड है, और कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें दोनों को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि पोलियो। नाउ इस कल्टीवेशन, वाई इट इज कॉल्ड कल्टीवेशन, जिस तरह से हम प्लांट की कल्टीवेशन करते हैं इसी तरीके से हमें अगर वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करना है तो हमने वायरस और बैक्टीरिया को कल्टीवेट करना है, प्रोपगेट करना है, ठीक है, उसको ग्रो करना है एक तरह से। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो टर्म यूज़ होती है वो कल्टीवेशन की टर्म यूज़ होती है। कल्टीवेशन के लिए बेसिकली दो मेथड हैं, दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं और दोनों की अपनी सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड यूज़ हुआ है जो कि बहुत वाइडली यूज़ होता रहा है, दैट इज़ एग बेस्ड प्रोडक्शन। सो ये मोस्ट वाइडली यूज मेथड है और ये सीजनल फ्लू वैक्सीन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी सोर्स क्या है? एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग्स। वो चिकन एग्स जिसके अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई हो उसको यूज़ किया जाता है, उसके अंदर वायरस या बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर दिया जाता है, उसको ग्रो करवाया जाता है और उससे बेसिकली वैक्सीन फिर प्रिपेयर की जाती है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ऑल्दो ये बहुत पॉपुलर है बट देर आर सम ड्रॉबैक्स। इसका क्या ड्रॉबैक है? इनसफिशिएंट सप्लाई, स्पेशली इन केस ऑफ एपिडेमिक एंड पेंडेमिक कंडीशंस। सो अगर कोई एपिडेमिक कंडीशन है, ये पेंडेमिक कंडीशन है, लाइक कोरोना के केसेस हैं, तो ये कोई लिमिटेड पॉपुलेशन को इफेक्ट नहीं करते ये इन्फेक्शंस। तो देयर इज़ अ मास ऑफ द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कि इससे अफेक्टेड होते हैं, तो वैक्सीन्स की डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एग बेस्ड प्रोडक्शन में आप लिमिटेड स्केल पर जो है वैक्सीन्स तैयार कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, अगर आप एग बेस्ड प्रोडक्शन को अप्लाई करें और इसको यूज़ करें टू प्रोवाइड द वैक्सीन, तो ये पूरी डिमांड जो होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड वो पूरी करने में नाकाम हो जाती है। दैट्स वाई देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई। पेंडेमिक केसेस में इसको प्रेफर नहीं किया जाता। अच्छा, इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। एंड देन इसके कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं इन वैक्सीन से जो एग बेस्ड प्रोडक्शन से प्रिपेयर की जाती हैं, कुछ पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शंस भी अपेयर हो जाते हैं और इसी ड्रॉबैक्स की वजह से पीपल हैव मूव टुवर्ड डिफरेंट रिसर्च have been carried out in order to prepare the different techniques for the production of vaccines। तो उन्होंने दूसरी टेक्निक जो अडॉप्ट की, दैट इज ये पहले एक पिक्चर देखते हैं, दैट इज एग बेस्ड प्रोडक्शन यहाँ पर हो रही है और वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं एग्स के अंदर। बी टेक्निक जो यूज़ की गई, दूसरी टेक्निक सेल कल्चर बेस्ड प्रोडक्शन है। ये ज़्यादा जो है वो यील्ड प्रोवाइड भी करता है और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। इसमें सिंगल सेल से भी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं वैक्सीन्स की, एक सेल से दूसरे बैक्टीरिया जो है वो बना सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था वो प्रोडक्शन ऑफ पोलियो वैक्सीन हुआ था बाय जोनस साक। इन 1954 में इन्होंने जोनस साक ने प्रिपेयर की थी पोलियो वैक्सीन। ये सबसे बड़ा फॉरमोस्ट स्टेप था इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन जिसमें पोलियो वैक्सीन प्रिपेयर की गई थी। प्रेजेंटली मोर देन 50 सेल कल्चर बेस्ड वायरल वैक्सीन आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। सो हमारे पास 50 सेल कल्चर बेस्ड वायरल वैक्सीन जो है ऑलरेडी इससे प्रिपेयर की जा रही है। इसका सोर्स क्या होता है? बेसिकली इसमें प्राइमरी सेल्स यूज़ किए जाते हैं। तीन कंडीशन होती है जो कि सबस्ट्रेट जिनको कहा जाता है, जिससे फर्दर आप न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी सेल्स की एग्जांपल है चिकन एम्ब्रियो, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। चिकन एम्ब्रियो को यहाँ पर यूज़ किया जाता है बजाय एग के, यहाँ पर चिकन एम्ब्रियो को डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिप्लॉयड सेल भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें ह्यूमन डिप्लॉयड सेल होते हैं जो कि डेड जो इन्फेंट्स होते हैं बिफोर बर्थ जिनकी डेथ हो जाती है, तो उस स्ट्रक्चर से डिप्लॉयड सेल को ऑब्टेन किया जाता है, उसके अंदर ग्रो किया जाता है। एंड कंटिन्यूस सेल लाइंस भी होती हैं। ये तीन तरह के हैं, एक प्राइमरी सेल है, एक डिप्लॉयड सेल है, एक कंटिन्यूस सेल लाइंस हैं जो कि वीरो सेल्स कहलाते हैं। ये बेसिकली ये किडनी एपिथेलियल सेल होते हैं, एक मंकी से ऑब्टेन होता है विच इज़ कॉल्ड अफ्रीकन ग्रीन मंकी।
सो यहाँ पर हमारे पास तीन सोर्सेज हो गए, प्राइमरी सेल जिसमें चिकन एम्ब्रियो था, फिब्रोब्लास्ट थे, डिप्लॉइड सेल जो कि ह्यूमन डिप्लॉइड सेल होते हैं, जो कि ह्यूमन जो एम्ब्रियो होता है, ह्यूमन इन्फेंट होता है, उससे ऑब्टेन किए जाते हैं, उसकी बॉडी से ऑब्टेन किए जाते हैं, जिसकी डेथ हो जाती है, और कंटिन्यूस सेल लाइन में वीरो सेल्स होते हैं। सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं बेसिकली, इसमें यह है कि वैक्सीन प्रोडक्शन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एग बेस्ड प्रोडक्शन में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, उसकी यील्ड भी कम होती है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वैक्सीन को प्रिपेयर किया जा सकता है। इट हैज़ हायर सिमिलैरिटी विद द सर्कुलेटिंग वायरल स्ट्रेन। दूसरी बात यह है कि आप जब सेल कल्चर बेस्ड मेथड यूज़ करेंगे, तो जो आपके पास वैक्सीन में एंटीजेंस प्रोड्यूस होंगे, उसके वायरस की जो होती है वो हाई सिमिलैरिटी होती है, जो कि आपके पास नॉर्मल वायरस होता है उसके साथ कंपैरेबल होती है। सो दैट्स वाई इस टेक्निक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इससे मास प्रोडक्शन भी की जा सकती है इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी सिमिलैरिटी टू अ पर्टिकुलर वायरस जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एग बेस्ड प्रोडक्शन। सो दिस इज कंप्लीट डायग्राम जिसमें सेल को बताया गया कि सेल कल्चर से आप कैसे तैयार करें हैं, सेल प्रोपगेशन की जा रही है। सेल प्रोपगेशन में आपने देखा कि सेल प्रोपगेट किए जाते हैं, देन यहाँ से इसके अंदर क्या किया गया, पहले सेल प्रोपगेशन की गई, देन इसमें वायरस की प्रोपगेशन की गई, वायरस को इंट्रोड्यूस करवाया गया, वायरस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में इसकी प्यूरिफिकेशन की गई, यानी कि जो सेल था उससे वायरस को सेपरेट कर लिया गया। उसके बाद हमारे पास जो भी वायरस है वो लिविंग कंडीशन में मौजूद है, जो इसको बॉडी में इटसेल्फ इंट्रोड्यूस करवाना डेंजरस है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी या डिजीज कॉज करेगा, तो इसकी इनएक्टिवेशन की जाती है। आप देखें, एक येलो कलर का कंप्लीट सेल है इस पिक्चर में, एक येलो कलर का जो ये कंप्लीट सेल है, इसको उन्होंने देखें स्प्लिट कर दिया, ठीक है, इनएक्टिव किया पहले इसको, और देन इसको स्प्लिट कर दिया इनटू फ्रेगमेंट्स डिफरेंट पार्ट्स में। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके फ्रेगमेंट प्रेजेंट है। अब यही फ्रेगमेंट क्या रोल प्ले करेंगे, एज अ एंटीजन प्ले करेंगे। दैट्स वाई ये क्या करता है, ये पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इसको इनएक्टिवेट कर दिया और स्प्लिट कर दिया, बट इटसेल्फ इट हैज़ द पावर टू एक्ट एज अ एंटीजन एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। इनएक्टिवेशन के स्टेप के बाद ये देखिए, कंप्लीट ब्लेंडिंग की गई, इसकी मिक्सिंग की गई, और यहाँ पर ब्लेंडिंग के बाद इसकी फिलिंग की गई, और फाइनली इसको वैक्सीन फॉर्म में इसकी अप्रूवल की गई, इसकी जो भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की गई और इसको अप्रूव कर दिया गया। सो दिस इज द प्रोसीजर, पहले सेल्स, देन वायरस प्रोपेगेशन, then is purification, that is separation from the cells, then is inactivation and splitting, then is blending, filling and approval. So this method is basically called cell culture method. ठीक है, this is preferred method for the production of different vaccines. ठीक है, that's the lecture. If you have further queries, you can ask in the interactive session, or if you have further question, you can ask me on HULMS message section. Thank you so much.